Hello everyone, hope you all are fine. आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने चैप्टर स्टार्ट लिया है हमारा डेप्रिसिएशन, जिससे रिलेटेड ऑलरेडी हम एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और ये है हमारा पार्ट नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स को कवर किया था और हमने बात की थी कि डेप्रिसिएशन लगाने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, तो आज हम एक मेथड को डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक बार हम लास्ट का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जैसा कि हमने बात की थी कि डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जो एसेट की वैल्यू में कमी आती है, जो डिक्रीज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। क्लियर है? हमने बात की थी कि डेप्रिसिएशन के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लाइक जब हम उसे यूज़ करें तो उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, या फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है, ठीक है, या फिर नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है। बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी जो एसेट की वैल्यू है वो रिड्यूस होती है। फिर हमने एक और बात की थी कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 बातें देखनी पड़ती है, मतलब 3 चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ एसेट, कि एसेट की कॉस्ट कितनी है। सेकेंड वन इज यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, एसेट को हम कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, यानी 4 years, 5 years, 8 years। ओके, एंड थर्ड वन इज स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू। इनसे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना अमाउंट डेप्रिशिएट करना है। एक और टर्म की बात की थी हमने, दैट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट। व्हाट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट? डेप्रिशिएबल अमाउंट वो होता है जो हमें हमारे एसेट की लाइफ टाइम में डेप्रिशिएट करना होता है, यानी जिसको हमें एलोकेट करना पड़ता है। और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी जितनी कॉस्ट है एसेट की, माइनस स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, डेप्रिशिएबल अमाउंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, सिंपल सी बात है, एसेट की कितनी कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? स्क्रैप वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आपको, मतलब जब आप एसेट को यूज़ कर लोगे और मतलब उसकी यूज़फुल लाइफ में एसेट को यूज़ करके जब उसको बाहर सेल आउट करोगे तो उससे जो पैसा हमारे पास आता है उसे हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो अब देखो, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगा, मतलब कितना अमाउंट रिड्यूस हुआ एसेट का, तो वो कैसे निकालते हैं हम? कॉस्ट ऑफ एसेट, जितने में हमने उसको परचेज किया, यानी माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि इतना पैसा तो हमें मिल ही जाएगा जब हम एसेट को सेल करेंगे। तो डेप्रिशिएट क्या करना है हमें? डिफरेंस को डेप्रिशिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, एसेट हमने खरीदी 10 लाख रुपीज़ की, ठीक है, और हमने ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो एसेट है वो हम 10 साल तक यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? और 10 साल के बाद हमें उसकी स्क्रैप वैल्यू मिलेगी 1 लाख। दैट मीन्स स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी? 1 लाख। यानी हमारा डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना हो गया? 9 लाख। तो मतलब 10 सालों में आपको 9 लाख एलोकेट करना है। क्लियर है? और फिर हमने बात की थी कि कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है, डेप्रिशिएशन क्या है? डेप्रिशिएशन इज द एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट इन द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। यानी वो एग्जाम्पल की बात करें तो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या था? 9 लाख। ठीक है, डेप्रिशिएबल अमाउंट था हमारा 9 लाख, है ना।
और हमने बात की कि यूज़फुल लाइफ सपोज थी 10 लाख 10 ईयर्स। सो दैट मीन्स आपको ये जो 9 लाख है वो 10 सालों में एलोकेट करना है, 10 सालों में चार्ज करना है। क्लियर है? बिकॉज आपकी एसेट की वैल्यू में कितना रिडक्शन आया है? 9 लाख। क्लियर है? ये तो हो गया हमारा रिवाइज। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का। नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन? हम डेप्रिसिएशन को हमारे अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं? फर्स्ट है व्हेन अ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। एक केस होता है जब हम प्रोविज़न नहीं मेंटेन करते, और सेकेंड वन इज व्हेन अ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेड, मतलब जब आप प्रोविज़न क्रिएट करते। ठीक है, पहले हम फर्स्ट वाला डिस्कस करेंगे। ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, बाद में जब हम इसको डिस्कस कर लेंगे फिर हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। क्लियर है? फर्स्ट इज व्हेन अ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेड। तो एक बार जनरल एंट्रीज देखते हैं, स्टार्टिंग से देखेंगे। फर्स्ट इज फॉर एसेट परचेज। जब आप एसेट को परचेज करोगे बिजनेस के लिए तो क्या एंट्री होगी? देखो, एसेट आ गई फॉर्म में, और एसेट क्या है? रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट मीन्स एसेट अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब अगर आप एसेट को ला रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे तो नहीं लाओगे फ्री में, एसेट के लिए कुछ पे भी करना पड़ेगा। सो क्या होगा? कैश या फिर बैंक से पेमेंट करोगे तो कैश रिड्यूस हो जाएगा। तो ये भी क्या है? रियल अकाउंट। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, सो कैश इज गोइंग आउट। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर है? फिर उसके बाद फॉर कैरेज, फ्रेट और इंस्टॉलेशन चार्जेस, अगर कोई भी कैरेज या फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस अगर हमने एसेट पे दिए हैं तो वो किस में जाएंगे? तो हमने बात की थी कि जितना भी खर्चा एसेट पे किया जाता है, जब तक उसको यूसेज में, मतलब उसको यूसेज में लाने के लिए हमें जितना भी खर्चा करना पड़ता है वो हम किस में डालते हैं? उस पर्टिकुलर एसेट में ही। तो जो भी कैरेज और इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो भी एसेट में चले जाएंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद जब साल एंड होगा तो देखो, अब जो हमने एसेट परचेज किया तो उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई होगी, तो उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। ठीक है। और डेप्रिसिएशन हमने बोला था, डेप्रिसिएशन क्या है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब एसेट की वैल्यू इससे क्या होती है? रिड्यूस होती है। तो एंट्री में देखो, अब एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, इंक्रीज हुई थी तो डेबिट किया था, रिड्यूस हो रही है तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। ठीक है। किसकी वजह से? डेप्रिसिएशन की वजह से। तो डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? डेबिट। सो एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। और डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है और डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, सो डेप्रिसिएशन को हमने क्या कर दिया? डेबिट। क्लियर है? अब उसके बाद देखो, हमने एसेट को परचेज किया, जैसे ही एंड आया हमारे अकाउंट्स को क्लोज करने का तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया एसेट के ऊपर। फिर नेक्स्ट है, फिर जो वो डेप्रिसिएशन होता है वो हमें ट्रांसफ़र करना होता है P&L अकाउंट में। जब हमने फाइनल अकाउंट्स किया था तो हम P&L की डेबिट साइड में लिखते हैं ना, टू डेप्रिसिएशन। क्लियर है? तो जैसे ही हमारा एंड होता है, मतलब जैसे हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हम जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो P&L में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो देखो, ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, तो P&L क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन को पहले डेबिट किया था, अब क्या कर देंगे? क्रेडिट, बिकॉज अब हमें इसको ट्रांसफ़र करना है P&L अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। क्लियर है बच्चे? अब इसमें हम सारी एसेट से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी जनरल एंट्री को देख रहे हैं। नेक्स्ट इज फॉर सेल ऑफ एसेट।
अगर हम एसेट की सेल करेंगे तो एंट्री क्या होगी? देखो, एसेट को सेल आउट किया तो एसेट चली गई, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एसेट क्या हो जाएगी? क्रेडिट। क्लियर है? और अगर आप एसेट को बेच रहे हो तो आपके पास कुछ मनी आएगी, कैश बैलेंस आएगा या फिर बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश या बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। क्लियर है? अब देखो, अगर आप एसेट को सेल कर रहे हो तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो, तो उसके लिए भी हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल आपकी बुक्स में शो कर रहा है कि एसेट की वैल्यू 14,000 है, आपने उसे सेल कर दिया 16,000 पे, तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया 2,000 का। तो अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट क्या होता है? डेबिट, प्रॉफिट होता है क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, और क्रेडिट किसकी वजह से हुआ? प्रॉफिट और लॉस एसेट की वजह से। सो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर लॉस होता है तो लॉस क्या होता है? डेबिट, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एसेट। क्लियर है बच्चे? ये जनरल एंट्रीज हैं रिलेटिंग विथ एसेट। क्लियर है? जब हमने एसेट परचेज की तो हमने एंट्री कर दी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। फिर हमने डेप्रिशिएशन चार्ज किया, उसकी एंट्री कर दी डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ठीक है, मतलब ईयर का एंड हुआ तो हमने डेप्रिशिएशन चार्ज किया, फिर उस डेप्रिशिएशन को पी एंड एल में ट्रांसफ़र किया, एंट्री की पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन। फिर हमने उसको सेल आउट किया, सेल किया तो हमने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट। फिर सेल करने से कुछ प्रॉफिट और लॉस हुआ, हमने उसकी एंट्री भी देख ली। क्लियर है? होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम मेथड स्टार्ट करते हैं डेप्रिशिएशन का, कि अब हम डेप्रिशिएशन को कैसे एलोकेट करेंगे। इतना तो हमने कर लिया कि जो हमारा डेप्रिशिएशन कितना हमने एलोकेट करना होता है, जो भी हमारा डेप्रिशिएबल अमाउंट होता है उसको हमें एलोकेट करना होता है नंबर ऑफ़ ईयर्स में। जितने भी साल हमने एस्टिमेट किया है कि हमारी एसेट काम करेगी, उतने ईयर्स में हमें ये जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है वो एलोकेट करना होता है। क्लियर है? फर्स्ट मेथड है हमारे पास एलोकेशन का, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हम क्या करते हैं? हर साल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब हर साल एक ही अमाउंट का डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, सपोज मेरी एसेट है 10 लाख रुपीज़ की। मैंने ये एस्टिमेट किया कि ये चलेगी 10 ईयर्स। ठीक है, तो एस्टिमेटेड लाइफ क्या होगी? 10 ईयर्स। थर्डली, इसकी स्क्रैप वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1 लाख, मतलब 10 साल बाद मुझे इसकी वैल्यू 1 लाख मिल जाएगी। यानी सबसे पहले तो देखो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है? डेप्रिशिएबल अमाउंट हो गया हमारा 9 लाख, बिकॉज 10 लाख की हमारी एसेट है, बट 1 लाख तो हम रिसीव कर लेंगे, तो कितना रिड्यूस हुआ? 9 लाख। अब 9 लाख को हमें 10 सालों में डिवाइड करना है ना? और हम फर्स्ट मेथड कौन सा कर रहे हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं? 9 लाख को इक्वली 10 सालों में डिवाइड कर देते हैं, यानी हर साल 90,000। तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम हर साल कितना चार्ज कर देंगे? 90,000। क्लियर है? इसीलिए इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, मतलब यहाँ पे फिक्स्ड है हमारा डेप्रिशिएशन। इसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं, बिकॉज स्ट्रेट चल रहा है, जो एक बार हमारा डेप्रिशिएशन हो गया वही हर साल। स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम डेप्रिशिएशन का अमाउंट? इसमें जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देख ही लिया, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ। कैसे निकालेंगे ईयरली डेप्रिशिएशन? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? डेप्रिशिएबल अमाउंट, कि जितना हमें टोटली डेप्रिशिएट करना है। अब इक्वली हम डेप्रिशिएट कर देंगे तो डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। क्लियर है? तो ये आ जाएगा हमारे पास कि ईयरली हम कितना डेप्रिशिएशन चार्ज करें। और नेक्स्ट है
ये तो जब ये डेटा गिवन है हमारे क्वेश्चन में कि कॉस्ट ऑफ एसेट, स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ सब गिवन है, तो हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। बट कई बार आपको क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन हो गई, लाइक यू हैव टू चार्ज 10% डेप्रिसिएशन, 20% डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू रेट डिवाइड बाय 100, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल 10 लाख का हमारा था, 10 लाख की हमारी मशीनरी है और उस पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। तो कैसे लगाएंगे? 10 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, जो कि कितना आ जाएगा? 1 लाख। क्लियर है? ऐसे तो ये हम हर बार फिर 1 लाख जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। क्लियर है बच्चे? होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से आपको ये और क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 1, ऑन 1st of January 2003 Kiran Traders purchased a machinery for 2,25,000 and spent 15,000 on its carriage, 15,000 उन्होंने स्पेंड किए कैरेज पे, एंड 10,000 ऑन इट्स इरेक्शन। ठीक है, कैरेज और इरेक्शन ये भी मशीनरी अकाउंट में जाएगा। एट द टाइम ऑफ परचेज इट वॉज एस्टिमेटेड, जब हमने परचेज किया तब हमने एस्टिमेट किया कि इफेक्टिव लाइफ कितनी होगी इसकी? 8 years, और स्क्रैप वैल्यू इस मतलब 8 साल के बाद हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी 22,000। गिव मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 5 years। आपको बनाना है मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट 5 साल के लिए। आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन लगाना है आपको किस मेथड से? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और बुक्स क्लोज होते हैं हमारे 31st December ईच ईयर, यानी बुक्स ओपन हुए 1st January को और क्लोज होंगे 31st December को। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पर बनाना है मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। जैसे हमने लेजर में अकाउंट्स बनाए थे ठीक उसी तरह बनेंगे ये। ओके, सो हम बना लेंगे मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले इसका फॉर्मेट कर लेते हैं हम। फॉर्मेट क्या हो जाएगा? वही लेजर वाला, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, बिकॉज हमें लेजर ही बनाना है मशीनरी और उसका डेप्रिसिएशन का। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, और मशीनरी का डेप्रिसिएशन का भी बना लेंगे हम साथ ही। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास गिवन है ऑन 1st of January 2003 किरण ट्रेडर्स परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 2,25,000। किरण ट्रेडर्स ने मशीनरी परचेज करी 1st January 2003 को कितने की? 2,25,000। यानी जनवरी 1 को 2003 जनवरी 1 को मशीनरी आ गई हमारे कितनी? 2,25,000। ठीक है, मशीनरी डेबिट होगी कितने से? 2,25,000। क्लियर है? अब मशीनरी डेबिट हुई है तो कोई चीज़ क्रेडिट भी हुई होगी, तो पर्टिकुलर्स में हम क्या लिखते हैं? रीज़न, तो क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? सेकंड है एंड स्पेंड 15,000 ऑन इट्स कैरेज। 15,000 हमने कैरेज पे दिया और 10,000 ऑन इट्स इरेक्शन, और 10,000 हमने इरेक्शन पे लगाया। तो हमने बात की है पहले भी कि जो भी खर्चा हम मशीनरी को यूजेबल कंडीशन तक लाने तक करते हैं उसे हम किस में डालते हैं? उस मशीनरी अकाउंट में ही। तो मशीनरी की ये जो हमारा 15,000 और 10,000 है वो भी मशीनरी में ही ऐड हो जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट में आ जाएगा जनवरी 1 को ही 15,000 और 10,000। क्लियर है? सो मशीनरी होगी इन टोटलिटी हमारी 2,50,000 की। क्लियर है बच्चे? सो मशीनरी को डेबिट कर दिया हमने किससे? 2,50,000 को। जनवरी 1 को
हमने मशीनरी परचेज करी 2,50,000 की। क्लियर है? अब हमें डेप्रिशिएशन लगाना है, मतलब जब साल का एंड होगा तो हमें डेप्रिशिएशन लगाना पड़ेगा। तो साल का एंड हम कब करते हैं इस अकाउंट, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर को हमें अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया तब हम क्या लगाते हैं, डेप्रिशिएशन लगाएंगे। तो सबसे पहले अब डेप्रिशिएशन लगाएंगे कितना, तो गिवन है फर्स्ट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के अकॉर्डिंग आपको डेप्रिशिएशन लगाना है। तो सबसे पहले देखो आपके पास डेटा गिवन है, डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है, मशीनरी कितने की है, 2,50,000 की। डेप्रिशिएबल स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 22,000, यानी डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना हो गया, 2,28,000। यानी हमें कितना अमाउंट डेप्रिशिएट करना है, 2,28,000। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, यानी इक्वली एलोकेट करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 8, यानी एक साल का डेप्रिशिएशन कितना हो जाएगा, 28,500। यानी हमें हर साल कितना डेप्रिशिएशन लगाना है, 28,500। ठीक है। अब जब साल का एंड होगा तो हमारी मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, और रिड्यूस किससे करनी है हमें, 28,500। तो क्रेडिट साइड में लिख दो 31 दिसंबर 2003 कितना रिडक्शन हो गया, 28,500। किसकी वजह से, डेप्रिशिएशन। तो क्या हो जाएगा, बाय डेप्रिशिएशन। क्लियर है? फिर अब साल के एंड में हम ये भी जानना चाहते हैं कि अब मशीनरी का कितना बैलेंस है, तो हम बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखो 2,50,000 की मशीनरी थी, डेप्रिशिएशन कितना लग गया, 28,500, तो बैलेंस कितना हो गया, 2,21,500। क्लियर है? तो बैलेंस आ गया 2,21,500। यानी 31 दिसंबर 2003 को मेरी मशीनरी की वैल्यू क्या रही, 2,21,500। अब मैं अपने अकाउंट्स को क्लोज कर दूंगी। ठीक है, अब ये मेरा अकाउंट हो गया क्लोज, जनवरी 1, 2003 टू 31 दिसंबर 2003। क्लियर है? सॉरी, अब हमें क्लोज भी नहीं, अब इसको डेप्रिशिएशन को हमें ट्रांसफ़र भी करना है P&L में, तो वो भी साथ साथ कर देते हैं। तो डेप्रिशिएशन अकाउंट में डेप्रिशिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 28,500 से। तो डेप्रिशिएशन डेबिट हुआ है तो कोई चीज़ क्रेडिट भी होगी। देखो ना, 31 दिसंबर को हमने डेप्रिशिएशन चार्ज कर दिया 28,500, तो डेप्रिशिएशन डेबिट हो गया 28,500 से, क्रेडिट क्या हुआ, मशीनरी। ठीक है, और फिर हम इसको किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, P&L में। तो क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर को 2003 को बाय P&L कितना, 28,500। तो ये अब हो गया, इस ईयर का हमने जो डेप्रिशिएशन है वो ट्रांसफ़र कर दिया किस में, P&L में। क्लियर है? अब नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं। अब नेक्स्ट ईयर को जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम ओपनिंग एंट्री पास करेंगे। तो ये जो हमारी मशीनरी है उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। तो मशीनरी की वैल्यू 1 जनवरी 2004 को हम ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे कितनी, 2,21,500। क्लियर है? अब अकाउंट्स को फिर से क्लोज करना है 31 दिसंबर को। इस बीच हमने ना तो कोई मशीनरी परचेज़ की ना ही कुछ सेल किया, तो यानी कुछ और एंट्री नहीं होगी। 31 दिसंबर 2004 को अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, डेप्रिशिएशन लगाएंगे, और डेप्रिशिएशन फिक्स है 28,500। डेप्रिशिएशन लगाया, फिर हम ये देखेंगे कि अब मशीनरी की वैल्यू कितनी रहेगी। तो 31 दिसंबर 2004 को बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। बैलेंस फाइंड आउट किया तो पहले थी 2,21,500, डेप्रिशिएशन लग गया 28,500, तो बैलेंस कितना बच गया, 1,93,000। तो बैलेंस कितना हो गया, 1,93,000। तो ये ईयर हो गया। अब ये जो डेप्रिशिएशन है वो डेप्रिशिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। डेप्रिशिएशन 31 दिसंबर 2004 को
डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा 28,500 से। किसकी वजह से? मशीनरी, टू मशीनरी, बिकॉज डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है तो कोई चीज़ क्रेडिट हुई है, तो क्या क्रेडिट हुआ है? मशीनरी, ठीक है। फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया P&L में, तो बाय P&L 28,500। 2004 डन। अब 2005 में हम जो बैलेंस है 2004 का वो ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, तो 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,93,000। क्लियर है? अब अकाउंट्स को क्लोज करना है, तो क्लोज करेंगे 31 दिसंबर 2005 को। उससे पहले कुछ सेल परचेज नहीं हुआ, तो बस डेप्रिसिएशन लग जाएगा। डेप्रिसिएशन फिक्स है 28,500। डेप्रिसिएशन लगाया, बैलेंस फाइंड किया, और ये अकाउंट हो गया हमारा क्लोज। क्लियर है? फिर डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र किया किस में? डेप्रिसिएशन अकाउंट में, वही 31 दिसंबर 2005, 2 मशीनरी 28,500, फिर उसको P&L में ट्रांसफ़र किया। क्लियर है बच्चे? अब ऐसे ही 2006 में बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देंगे, फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, एंड जब हमारा ईयर एंड होगा तब बैलेंस निकाल लेंगे, ठीक है, और डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर उसको P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर है? ऐसे ही हम इसको आगे ले जाएंगे बैलेंस को, और फिर डेप्रिसिएशन लगा देंगे। डेप्रिसिएशन फिक्स है 28,500, और बैलेंस निकाल लेंगे, और इस डेप्रिसिएशन को ये जो हमारा अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर है? होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट forget to like, subscribe and press the bell icon. Have a nice day.